चलिए आइए समझ लेते हैं निशस्त्रीकरण के बारे में कि निशस्त्रीकरण की नीति का मतलब क्या हो जाता है। देखिए, शस्त्र का मतलब तो आप जानते हैं हथियार की बात की जाती है, और नी का मतलब हो जाता है कि हथियार नहीं होने चाहिए। तो भारत की हमेशा से पॉलिसी ये रही है, भारत ये चाहता रहा है कि हम सभी लोगों के पास, मतलब जितने भी देश हैं, हम सभी लोगों के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए जिससे क्या हो कि एक तरह से जान माल की हानि हो। यानी कि भारत हमेशा से चाहता रहा है, एक तरह से अगर आप देखें तो निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाने के लिए भारत चाहता रहा। अब देखिए क्या कहा जाता है इसमें, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण की नीति यानी कि शस्त्रों को कम करने की नीति का समर्थन किया है। तो भारत ने हमेशा ही कहा है कि देखिए, अगर हमें शांति बनाए रखना है या विश्व में एक तरह से शांति बनाए रखना है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, यानी कि शस्त्रों को हमें कम करना पड़ेगा। भारत ने हमेशा से इसका समर्थन किया हुआ है। और शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, भारत कहता है कि अगर हम शस्त्रों की होड़ करते हैं, हर कोई राष्ट्र ये चाहेगा कि हमारे पास परमाणु बम होना चाहिए, तो इसकी होड़ में क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखें तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ती हैं। और भारत का विचार है कि यदि शस्त्र और सेना में ज्यादा व्यय ना किया जाए, मतलब यदि हम एक तरह से ना तो सेना में ज्यादा खर्च करते हैं, ना तो हम शस्त्र बनाने में या शस्त्र खरीदने में ज्यादा व्यय अगर हम नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा कि विश्व में तनाव कम होगा। देखिए, अगर हम एक तरह से मतलब विश्व के सभी देशों के भारत विश्व के सभी देशों से कह रहा है कि देखिए, हम सभी लोगों को इस बात को समझना होगा, हमें क्या करना होगा, एक तरह से ज्यादा सैनिक में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, यानी कि ज्यादा सैनिक हमारे पास नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ एक तरह से हमारे पास ज्यादा हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी देशों के पास एक तरह से कम सैनिक कम हथियार होंगे, तो आपस में किसी तरह से कोई तनाव नहीं होगा। और अगर मान के चलो कि किसी देश के पास ज्यादा सैनिक है, ज्यादा शस्त्र है यानी हथियार है, तो वो देश अपने आप को पावरफुल समझेगा, यानी सर्वशक्तिमान समझेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि वो दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपस में तनाव बना रहेगा। तो भारत की हमेशा से नीति रही है कि हम सभी लोगों को इस बात को लेकर समझना होगा कि हमारे पास ना तो एक तरह से ज्यादा शस्त्र होने चाहिए, ना तो हमारे पास ज्यादा सैनिक होने चाहिए, बस आंतरिक मामले को ही देखने के लिए शस्त्र और सैनिक कह सकते हैं होने चाहिए। मतलब एक देश दूसरे देश को दबाने के लिए ना तो इतना हथियार रखे और ना ही इतना सैनिक रखे, यानी कि सैनिकों में खर्च करे। ठीक है, तो भारत की हमेशा से नीति ये रही है। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी, भारत ये भी कहता है कि जितने इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो निशस्त्रीकरण से मतलब एक तरह से अगर हम सैनिक में पैसा खर्च नहीं करते हैं या सैनिकों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं और शस्त्रों को खरीदने या बनाने में पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो जो हमारे पास पैसों की बचत होगी उसका उपयोग हम क्या कर सकेंगे, जन कल्याण में कर सकेंगे, यानी कि लोगों के कल्याण में हम कर सकेंगे। तो भारत की ये जो पॉलिसी रही है बहुत अच्छी रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कौन मानता है। ठीक है, जैसे एक विकसित देश वालों की बात है, एक विकसित देश क्या कहते हैं, बिल्कुल भारत की बातों को हम समर्थन करते हैं। हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपना परमाणु बम वगैरह हमें खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, वही बातें हो गई ना, जैसे हमारे दोस्त पहले क्या होता था कि हम बचपन में क्या करते थे, चलो सबसे पहले कौन कूदेगा नदी में, तो सारे एक साथ दौड़ते थे, लेकिन क्या होता था, जो लीडर हुआ करता था वो नहीं कूदता है और बाकी एक तरह से क्या होता है, सभी को कूदा देता है। तो इसी तरह से अमेरिका और रसिया चाइना ये सब क्या करते हैं कि बिल्कुल हमें भारत का समर्थन करना चाहिए, वे सब लीडर बन जाते हैं। अब इस मामले में क्या होता है, वे लोग लीडर बन जाते हैं कि चलो ठीक है, हम सभी को क्या करना है, हथियार कम करना है, हमें हथियार पर पैसा खर्च नहीं करना, हमें अपने परमाणु बम को नष्ट कर देना है, लेकिन स्वयं ऐसा नहीं करते हैं, वे दूसरों को सलाह देते हैं। तो भारत इन सब चीजों का समर्थन करता है, लेकिन भारत जो है बेवकूफ नहीं है। भारत जब तक देखिए, भारत कहता है कि देखिए ऐसे नहीं होगा, हमारे सामने आप भी अपना सारी चीजें खत्म करिए, हम आपके सामने सारी चीजें खत्म करेंगे, लेकिन फिर इस बात को लेकर कोई भी देश मानता उनता नहीं है। लेकिन अब हमारी जो नीति है हम तो रखेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है, हमारी जो पॉलिसी हम अपनी बात को रखेंगे, मानना या ना मानना वो तो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की विदेश नीति जो है गुट निरपेक्षता की नीति है।
पंचशील सिद्धांत का समर्थन करती है, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बन जाए कि भारत की विदेश नीति किसका समर्थन करती है, भारत की विदेश नीति में किसका समर्थन करती है, या भारत अपने विदेश नीति में किसका समर्थन, भारत अपने विदेश नीति में, भारत अपने विदेश नीति में किसका समर्थन करती है, तो ध्यान रखिएगा, तो भारत अपने विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के समर्थन करता है, और पंचशील सिद्धांत का समर्थन करता है, और निःशस्त्रीकरण के भी समर्थन करता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है, विश्व युद्ध होता है, यानी कि वर्ल्ड वार होता है, एक फर्स्ट होता है, एक सेकेंड होता है। तो समुदाय और भारत की बात करते हैं। जब पहला विश्व युद्ध होता है ना, 1914 में यह विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और 1918 तक यह युद्ध चला था। तो 4 साल लगभग अगर आप देखें तो पहला विश्व युद्ध चला था, जिसमें अगर आप देखें तो इसमें भाग लेने वाले जो देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और टर्की देश थे, और दूसरी तरफ यदि आप देखें तो सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था या कब से कब तक चला था, तो ध्यान रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। और इसके पहले वाले गुट में या पहले तरफ भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे, इनका नेम याद रखिएगा, और दूसरी तरफ से भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे, इनका भी नेम याद रखिएगा। और फिर आगे चलकर क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है, और जर्मनी के हिटलर के द्वारा होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है, और 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। देखिए दरअसल क्या होता है, जर्मनी क्या करता है, 1 सितंबर 1939, तब वहां हिटलर रहता है तानाशाह, ये क्या करता है, पोलैंड पर एक तरह से आक्रमण कर देता है। जब पोलैंड पर आक्रमण कर देता है तो ब्रिटेन और बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, और ये इसके समर्थक होते हैं, और जिसके वजह से ये लोग क्या कर देते हैं, ये दोनों देश इसके खिलाफ एक तरह से मोर्चा निकाल देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा विश्व युद्ध होना तय हो जाता है। अब दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं। इस युद्ध में भाग लेने वाले जो देश थे, एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की बात कर सकते हैं। तो एक गुट में कह सकते हैं इंग्लैंड था, फ्रांस था और रूस था, और दूसरे गुट की बात करते हैं जर्मनी, जापान और इटली थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले विश्व युद्ध में कौन, एक गुट में कौन कौन से देश थे, और दूसरे गुट में कौन कौन से देश थे, और दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं कब से कब तक चला था। तो ध्यान रखिएगा 1939 से 1945 तक यह युद्ध चला था लगभग आसपास। ठीक है, तो 1945 के आसपास चला था। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले गुट में कौन कौन से देश थे और दूसरे गुट में कौन कौन से देश थे, यानी कि कौन किसका समर्थन कर रहा था। ठीक है, ये देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करते हैं, 1914 से 1918 तक चला था, ये बातें ध्यान रखिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, 1939 से 1945 तक यह चला था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में यदि आप देखें तो ये सारे देश मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है, और पावर्स वाले अगर देश देखा जाए तो ये थे, फिर उसके बाद ये मित्र राष्ट्र वाले, वही वाला याद रख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो इसमें आप हो सकता है भूल जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए दरअसल क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है और इसके बाद बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है, तो विश्व के सभी देशों को ये बातें समझ में आ जाती हैं कि आपस में लड़ना एक तरह से कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान देता है। तो सभी देश मिलकर क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो क्या करे, अगर हमारा एक देश के साथ दूसरे देश के साथ संबंध अगर खराब होते हैं तो वो क्या नाम है, संगठन क्या करे, उसका मीडिएटर बनकर दोनों देशों के बीच में समझौता करा सके।
और साथ ही साथ विश्व के सभी प्रमुख के जो मतलब विश्व के सभी देश के प्रतिनिधि जो हैं एक संगठन एक जगह बैठेंगे तो आपस में बातचीत के माध्यम से क्या किया जा सकेगा, एक तरह से समझौता करके किसी भी विवाद को सुलटाया जा सकेगा। और जिसके लिए फिर क्या निर्णय लिया गया, संयुक्त राष्ट्र संगठन को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। ये देखिए संसार के अनेक देशों की बर्बादी को यह देखकर अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो और संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दिया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। और दक्षिणी सूडान जो होता है इसका 193वां देश है सदस्य देश के रूप में। अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, 193 सदस्य देश है। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसमें कुल सदस्य देश कितने थे, तो ध्यान रखिएगा कुल 51 सदस्य देश थे, जिसमें भारत भी शामिल था। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जब 51 राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया था तो उस समय एक तरह से क्या भारत भी इसका सदस्य देश था कि नहीं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत भी इसका सदस्य देश था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं, जो कि आप जानते ही हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की और प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए दोस्तों। चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एक तरह से मतलब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। वैसे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझ ही लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय के बारे में। देखिए अब ये संगठन नहीं रहा, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। वैसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी बातें समझाऊंगा। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बस थोड़ा से सपोर्ट और सहयोग चाहिए। अगर आप लोग अपना प्यार और स्नेह देते हैं, यानी कि सपोर्ट और सहयोग देते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपके पेपर के पहले पहले मैं एसएसटी को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, उसकी पैडागोजी को भी कंप्लीट कर दूंगा और साथ ही साथ सीडीपी और हिंदी की भी पैडागोजी और पेपर 1 के लोगों के लिए मैं एनवायरनमेंट भी कंप्लीट कर दूंगा। लगभग सारे विषय में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा से प्यार और स्नेह चाहिए, ये बात आप जानते हैं। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं कल यानी कि अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।